नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, इस वीडियो में जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह आप सभी के लिए प्रथम दृष्टया में साजिश, षड्यंत्र, धोखा और अधिकारियों की धूर्तता ही दिखाई देगी। बेहद ही चालाकी के साथ आप सभी को झांसे में लेकर के क्षमता परीक्षा दिलवाए जा रहे हैं। लेकिन उसकी काउंसलिंग कब होगी, पदस्थापना आप सभी का कब होगा, शहरी विद्यालयों में होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, इसको लेकर के अभी असमंजस बरकरार है। हालांकि सक्षमता परीक्षा फेज 1 जब हुए थे, जब उसके आवेदन लिए जा रहे थे, तभी बार-बार समाचार पत्रों में यह खबरें छपती रहीं। साथ ही एक नहीं कई बार शिक्षा विभाग के स्तर से पत्र भी जारी किया जाता रहा कि प्रथम फेज में जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ उत्तीर्ण होंगे, उन सभी को शहरी क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में ही उन्हें पदस्थापित किया जाएगा। प्रथम फेज का परीक्षा आयोजित हो चुका, उसका रिजल्ट भी आ गए। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के दावे के अनुसार यदि बात की जाए तो 90% से ऊपर शिक्षक शिक्षिकाओं को जो उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी को उनका चॉइस डिस्ट्रिक्ट भी मिला हुआ है। अन्य जो 5-7% बचे उन सभी को जो है उनका चॉइस सेकेंड या चॉइस थर्ड डिस्ट्रिक्ट उनको अलॉट किया गया है। लेकिन धरातल पर जो है इसकी सच्चाई कुछ और ही है। उसकी जिक्र जो है कई वीडियो में मैंने किया है। पहले भी जब फेज 1 का काउंसलिंग नहीं हुआ और यह हवाला दिया गया कि निर्वाचन आयोग जो है वह काउंसलिंग का अनुमति प्रदान ही नहीं कर रहा है, वह स्वीकृति नहीं दे रही है काउंसलिंग कराने हेतु। बावजूद इसके फेज 2 का आवेदन लिया जाना और 10 मई से ही परीक्षा लिए जाने का अनुमानित तिथि घोषित करना, तो मैंने आशंका जाहिर किया था कि कहीं न कहीं इसमें एससीएसटी के पाठक के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा जो है खेल खेला जा रहा है। शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, साजिश और षड्यंत्र जो है रचे जाने की बू आ रही है और यह आज के समाचार पत्र में जो खबर छपी है उसके अनुसार यह प्रतीत भी हो रहा है। हालाँकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं कि यह जो समाचार पत्र में खबर छपी है यह इसकी सत्यता कितनी है। लेकिन खबर छपी है, यदि धुआँ उठा है तो आग ज़रूर लगी होगी। यह खबर शिक्षा विभाग से ही निकल कर के आई है, जो हमारे माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही है। अब जो शिक्षा विभाग के आला कमान हैं, उनके द्वारा एक नई योजना पर कार्य किया जा रहा है। अब चूँकि आप सभी को ज्ञात है कि जब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी थे, उसी समय उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और 2 बातों का ज़िक्र उन्होंने किया था कि प्रथम जो परीक्षा नहीं देंगे, परीक्षा में फेल हो जाएँगे, वे नौकरी में बने रहेंगे नियोजित के तौर पर, उनकी नौकरी जाएगी नहीं। माननीय हाई कोर्ट ने भी जो है वो इस पर अपना कंटिन्यूटी जारी किया। जो शिक्षा विभाग है या बिहार सरकार, उन्होंने माननीय कोर्ट में भी शपथ दायर किया। दूसरा बात था कि चूँकि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन का मामला आ रहा था कि सभी लोग जो है ऑनलाइन देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ऑफ़लाइन लिया जाए। तो उनकी सहूलियत के लिए जो है 3 बार जो परीक्षा होने थे उसको 5 बार किया गया। हालाँकि अब 5 बार हो पाएँगे अथवा नहीं यह भविष्य तय करेगा, लेकिन अभी तक जो है चूँकि खबर बीच में यह भी आई थी कि 5 के बदले 3 ही होगा। तो हालाँकि अभी तक जो है 5 होगा, 3 होगा, यह असमंजस है। फिर भी यदि 5 होते हैं तो इसमें 3 ऑनलाइन और 2 ऑफ़लाइन की बात कही जा रही है। क्षमता परीक्षा फेज 1 ऑनलाइन हुआ, जिसमें 90% से भी अत्यधिक शिक्षक-शिक्षिकाएँ उत्तीर्ण किए। 2,21,000 ने आवेदन किया था, 1,87,000 उत्तीर्ण कर चुके हैं। उनमें से 90 जो उत्तीर्ण किए हैं, उनमें से 90% से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं को उनको चॉइस जिला मिला है, ऐसा दावा किया जा रहा है। फेज 2 का आवेदन जो है वो 26 अप्रैल से ही आमंत्रित किए गए हैं। 4 में अंतिम तिथि तय है और साथ-साथ जो है एडमिट कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं ताकि 10 में जो संभावित तिथि घोषित की गई है परीक्षा आयोजित करने का, तो उस तय तिथि से जो है परीक्षाएँ आयोजित की जाए। अब यहाँ पे सोचने और समझने वाली बात यह है कि जब निर्वाचन आयोग जो है वो काउंसलिंग के लिए जब स्वीकृति प्रदान नहीं की, तो फिर परीक्षा के लिए कैसे वो स्वीकृति प्रदान कर रही है? क्योंकि इसी चुनावी क्रम में ही डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बिहार में हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम हेतु जो आवेदन लेने थे, वो आवेदन स्थगित कर दिया गया कि चुनाव बाद जो है वो बीएड एंट्रेंस का सारी प्रक्रियाएँ की जाएँगी। आपने देखा स्टेट जो परीक्षा है वह भी चुनाव की वजह से जो है टाल दिया गया। जो मार्च में होने थे आवेदन जो है हुए 4 माह बीत गए, अब तक जो है स्टेट का परीक्षा नहीं हो पाया है। बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है जो रद्द हुआ मार्च 15 को हुआ था जो, वह भी चुनाव के चलते जो है उसे भी टाल करके जून में ले जाया गया कि जून में ही होंगे। तो जून में स्टेट भी होगा, जून में बीपीएससी टीआरई 3 भी होगा, जून में जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा। लेकिन सक्षमता परीक्षा पर क्यों आखिर चुनाव के क्रम में ही इसे जबकि काउंसलिंग नहीं करवाया गया, यह हवाला देते हुए कि निर्वाचन आयोग जो है स्वीकृति नहीं दे रही है। दूसरी तरफ 10 में से परीक्षा, चूँकि परीक्षा में भी तो भीड़ लगेंगे ही ना, परीक्षा केंद्रों पर जाएँगे शिक्षक-शिक्षिकाएँ तो आने-जाने में भी उनको परेशानियाँ होंगी ही और भीड़ लगेंगे ही। तो आखिर परीक्षा हेतु स्वीकृति कैसे मिल गई? यह सोचने वाली बात है।
अब जो सामने बात निकल करके आ रही है कि लगातार 3 सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। फेज़ 1 हो चुका है, फेज़ 2 होने वाला है और फेज़ 3 भी हो सकता है कि तुरंत जो है जून या जुलाई में आपको देखने को मिलेंगे। चूँकि फरवरी-मार्च में जो है फेज़ 1 हुआ, अब मई में जो है फेज़ 2 हो रहा है और जून या जुलाई में जो है आपको फेज़ 3 भी देखने को मिलेगा। अब जो काउंसलिंग की जो बात है, जैसा कि मैंने पूर्व में ही आशंका ज़ाहिर किया था कि हो सकता है कि ऐसी चालबाज़ी जो है शिक्षा विभाग के आलाकमान करे और अब निकल कर के आ ही रहा है वो बात, सत्य प्रतीत हो ही रहा है कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तक क्षमता परीक्षा आयोजित कर लिए जाएँगे। चूँकि जो है विरोध भी हो रहा है, बिहार शिक्षक एकता मंच जो है लगातार फेज़ 1 से ही वे पूर्ण बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं, हालाँकि पूर्ण बहिष्कार नहीं हो पा रहा है। आधे शिक्षक जो है वो फेज़ 1 में उत्तीर्ण हो चुके हैं, हालाँकि फेज़ 2 में उन सभी उत्तीर्ण शिक्षकों को भी अच्छे मार्क प्राप्त कर और पसंदीदा जिला के साथ-साथ चूँकि मेरिट के आधार पर विद्यालय भी अलॉटमेंट होने हैं, तो वो अपना पसंदीदा विद्यालय भी पा सकें। तो इस हेतु उन्हें भी आमंत्रित किया गया है कि शत प्रतिशत जो फेज़ 1 में आवेदन किए थे, जो नहीं परीक्षा नहीं दिए, परीक्षा में बैठे नहीं, परीक्षा उत्तीर्ण किए, नहीं उत्तीर्ण किए, चॉइस जिला मिला है, नहीं मिला है, सभी जो है फेज़ 2 में भी वो आवेदन कर सकते हैं और फेज़ 3 में भी सभी का आवेदन करवाया जाएगा। तो ये जो काउंसलिंग नहीं कराना और फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 लगातार परीक्षा आयोजित कराना, साथ ही सभी को जो है वो स्वतंत्रता दिया जाना, सभी को जो है आवेदन हेतु आमंत्रित करना, प्रथम तो इसमें जो है मोटा रकम जो है वसूला जा रहा है क्योंकि एक आवेदन हेतु परीक्षा शुल्क जो है वो 1100 रुपए रखे गए हैं। छूट सिर्फ़ उन्हीं को दी गई है जो आवेदन किए, किसी कारणवश वो परीक्षा में बैठे नहीं, सिर्फ़ उन्हें छूट दी गई है। बाकी जो भी जो है वो आवेदन करेंगे उन सभी को 1100 रुपए जो है उनको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो अब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 अब सभी जो परीक्षा दे चुके हैं वे भी देंगे इसलिए कि हो सकता है कि चॉइस डिस्ट्रिक्ट ही मिल गया हो उन्हें, लेकिन वो जिला उनको पसंद ना हो, दूसरा जिला वो पाना चाहते हों, तो वो आवेदन करेंगे। ये 1100 रुपए ही लग रहा है। आपके लिए 1100 रुपए है, लेकिन आप समझे 3.5-4 लाख जो नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, सभी 1100 रुपए एक नहीं, 2-2 3-3 बार यदि देते हैं परीक्षा शुल्क, तो सरकार के पास कितना मोटा रकम जो है इकट्ठा हो जाता है। तो यह भी एक धन वसूलने का भी एक इसमें मामला सामने आ रहा है। दूसरी बात कि जो वादा किए गए थे कि क्षमता परीक्षा फेज़ 1 के से उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं को उन्हें शहरी जो है सरकारी विद्यालय में उनकी प्राथमिकता दी जाएगी पदस्थापना हेतु। तो जब एक ही बार सभी का काउंसलिंग होगा, तो उसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो है अलग-अलग चरण में तो होगा नहीं, एक ही साथ होगा सभी का। तो एक ही साथ होगा तो इसकी क्या गारंटी है कि फेज़ 1 में जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको जो है शहरों का ही जो है विद्यालय उन्हें भी दिया जाए। अब जो है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में एकमुश्त जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ उत्तीर्ण होंगे, उन सभी को अब कहाँ उन्हें पदस्थापित कर दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि किन्हें शहरों में मिलेगा, किन्हें गाँवों में मिलेगा। अब जिनका भाग्य अच्छा होगा, उनके शहर या शहरों के नज़दीक सरकारी विद्यालय में पदस्थापना का अवसर प्रदान होगा और जिनका दुर्भाग्य होगा वो सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो है वो जाएँगे, जहाँ सड़कें भी नहीं होंगी, जहाँ यातायात के साधन भी नहीं होंगे, पैदल आना-जाना पड़ेगा कई किलोमीटर तक। तेज़ धूप हो, लू चल रहा हो या फिर अत्यधिक ठंड हो, तो सबका उनको सामना करना पड़ेगा। तो यह तो जब काउंसलिंग होगा, उसी समय पता चल पाएँगे ना कि इनको कहाँ जो है विद्यालय अलॉट किया जा रहा है। तो यह आखिर ऐसा किया जा रहा है? क्यों नहीं चरणबद्ध तरीके से फेज़ 1 हुआ तो उसका काउंसलिंग करके और जो चाहते हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में नए विद्यालय में योगदान देना उनको करा लिया जाए। फिर फेज़ 2 होता उसका काउंसलिंग करा करके उन्हें योगदान करा लिया जाता। जब फेज़ 3 होता तो उन्हें काउंसलिंग करा करके उन्हें विद्यालय में योगदान करा लिया जाता। क्यों आखिर एक ही साथ जो है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 से उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं को एक साथ जो है वो काउंसलिंग कराने और उन्हें विद्यालयों में पदस्थापित कराने की जो है वो मुहिम जो है वो तैयार किया जा रहा है, योजना बनाया जा रहा है, यह तो वही जानेंगे। लेकिन कहीं न कहीं यह एक धोखा है। साथ ही जो विरोध चल रहा है, वह इस बात को लेकर के चल रहा है कि माननीय हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो आया है, आरटी एक्ट 2009 में जो नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो ज़िक्र किया गया है, तो उसके अनुसार जो भी नियमित शिक्षकों को सुख-सुविधा और लाभ प्रदान किए जाने हैं, वे सारे नियोजित शिक्षकों को भी किए जाने हैं। तो फिर आखिर ये क्षमता परीक्षा लिया जाना और फिर एक नया जो है वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो है शिक्षकों को पदस्थापना करवाना, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? चूँकि जो नियोजित शिक्षक है वो ईपीएफ के तहत है, जो विशिष्ट शिक्षक हो जाएँगे वो एनपीएस के तहत हो जाएँगे और एनपीएस में जो है वो पेंशन नाम मात्र का ही मिलेगा, इतना ही पेंशन मिलेगा कि आप जो है खैनी-बीड़ी का खर्च भी नहीं उठा पाएँगे। तो पेंशन सिर्फ़ एक की पेंशन मिलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनको पेंशन दिया जाएगा चूँकि वो राज्यकर्मी हो जाएँगे और नियोजित शिक्षकों को पेंशन नहीं दिया जाएगा, यह एक भ्रम मात्र है। एनपीएस के तहत कितने पेंशन आपको मिल पाएँगे और जो ईपीएफ में जो भविष्य निधि में जो जमा हो रहा है पैसा, वो भी तो रिटायरमेंट के बाद आप ही का है, आपको मिलेगा ही। अन्य जो है सबसे बड़ा नुकसान जो नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक होने से है कि नियोजित शिक्षक में आपका जो पूर्व का कार्यानुभव है उसका आपको लाभ मिल रहा है। विशिष्ट शिक्षक में आपका कार्यानुभव का लाभ मिलेगा अथवा नहीं, ये स्पष्ट नहीं विशिष्ट शिक्षक नियमावली में किया गया है। तो यह आपको नुकसान का सहन करना पड़ सकता है। बाकी नियोजित शिक्षकों को उनका कार्यानुभव के आधार पर उनको पदोन्नति और उनका वेतन वृद्धि मिल रहा है। उन्हें वेतन संरक्षण का
सेवा निरंतरता का लाभ उनको मिल रहा है। उनका अब ग्रेजुएटी और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का जहाँ तक सवाल है, तो चूँकि वह भी आरटी एक्ट 2009 में ज़िक्र किया गया है, माननीय हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में अपना कहा है कि सारे लाभ दिए जाएँगे, तो बिहार शिक्षक एकता मंच दावा कर रही है कि वो सरकार से लड़ करके, चूँकि उनका ये अधिकार है ग्रेजुएटी और जीएलआई, तो वो उसे प्राप्त करेंगे। बाकी भविष्य निधि में आपका पैसा जमा ही हो रहा है। दूसरा चीज़ कि नियोजित शिक्षक के तौर पर आपका जो भविष्य निधि में जमा हो रहा है, आपका वेतन से कट नहीं रहे हैं। जबकि आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएँगे, तो एनपीएस के तहत आपका जो पैसा है, वो आपके वेतन से 10% कटेंगे। सोचने वाली बात है। और आपका एनपीएस के तहत जो आपको पेंशन मिलेगा, वह आपका बीमा कंपनी देगी। आपका 10% जो वेतन से कट रहे हैं, उसका पूरा फ़ायदा बीमा कंपनी उठा रही है शेयर मार्केट में पैसा लगा करके। और शेयर मार्केट के उतार-चढ़ाव के हिसाब से आपका पर मंथ जो है वो पेंशन मिलेगा, पेंशन आपका तय नहीं है। जबकि जो ओपीएस के तहत आ रहे थे कर्मचारी, उन्हें जो है एक जो है पेंशन तय किया गया था, साल में 2 बार उनकी वृद्धि होती थी, लेकिन एनपीएस के तहत ऐसा नहीं है। साथ ही पेंशन आपको बेचने की सुविधा ओपीएस में थी, जबकि एनपीएस में आप एक मुश्त जो है, कोई मोटा काम कराना हो, आपको मोटा रकम की आवश्यकता है, तो आप अपना पेंशन बेच नहीं सकते हैं। उसका आपको जो है फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार के कई जो है वो नुकसान सहने पड़ेंगे विशिष्ट शिक्षकों को, यदि वे एनपीएस के दायरे में आ जाते हैं तो। एनपीएस की जगह पर ओपीएस नहीं यदि लागू होता है तो। अब जो छठे चरण के हैं, उनके लिए हितकारी है कि वे जो है विशिष्ट शिक्षक बन जाएँ, चूँकि बहुत ज़्यादा उनको जो है नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन जिनको 14 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल का कार्यानुभव है, उनको कहीं न कहीं जो है विशिष्ट शिक्षक बनने में नुकसान है, जैसा कि बिहार शिक्षक एकता मंच दावा कर रही है। हालाँकि नेतृत्वकर्ता भी 2 अलग-अलग भागों में बँटे हुए हैं। अमित विक्रम प्रारंभ से ही विशिष्ट शिक्षक और राज्यकर्मी जनता परीक्षा के पक्ष में रहे हैं, जबकि बिहार शिक्षक एकता मंच से जुड़े हुए जितने भी शीर्ष नेतृत्वकर्ता हैं, वे हमेशा से समता परीक्षा के वे खिलाफ रहे हैं और नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के भांति हर लाभ जो है प्राप्त करने और उन्हें दिलवाने हेतु ये दावा करते रहे हैं। काफ़ी कुछ जो है वो काफ़ी हद तक नियमित शिक्षकों के समान नियोजित शिक्षकों को लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। लेकिन अब इसमें आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को यह तय करना है कि क्षमता परीक्षा आपके लिए कितना हितकारी है, आप देना चाहते हैं अथवा नहीं। अब काउंसलिंग को लेकर के भी जो है एक संशय उत्पन्न हो गया है। अब जो दावा किए गए थे, आप उसे भूल जाएँ, क्योंकि कक्षा 1, 2, 3 सभी पसंदीदा विद्यालय मिलना, तो ये आपको